हेलो एवरीवन, फोरम एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जंतु विज्ञान, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। कल वाले वीडियो में हमने 1 से 10 तक तो कर ही लिया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना, कल वाला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि समुद्री एनिमोन और क्लाउनफिश के बीच अंतर क्रिया का एक उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख लो। द इंटरेक्शन बिटवीन से एनिमोन एंड क्लाउनफिश इज एग्जाम्पल। बताइए, यहाँ पर ऑप्शन है अमेनसेलिज्म, सहभोजिता, सहोपरिता और प्रोटो सहयोग। तो बताइए किस प्रकार का संबंध होता है, किस प्रकार की अंतर क्रिया होती है एनिमोन और क्लाउनफिश के बीच। ये आपके जीव विज्ञान 11th की एनसीईआरटी बुक में अवश्य आपने पढ़ा होगा। तभी तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी पर फोकस करो। नीट में भी वही सिलेबस रहता है और आपके बीएस नर्सिंग में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देने का प्रयत्न करो। आप कोई भी वन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करो ईमानदारी से, ताकि साथ में आपका टेस्ट भी हो जाए और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक ही टाइम पे हो जाए। इससे आपका भी टाइम बचेगा। बताइए, आई होप आपने वन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया होगा अपने मन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, एनिमोन और क्लाउनफिश का बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, आराम से यहाँ पर बेनिफिट होता है एनिमोन। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो, पढ़ा होगा आपने 11th में, सहभोजिता। ठीक है, और 12th में भी आपके खाद्य श्रृंखला में ये क्वेश्चन है। तो कमेंसेलिज्म, सहभोजिता, ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन 2 पे टिक लगाया तो अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हो। अगर आपने किसी और पे लगाया तो 0 नंबर अपने आप को दे सकते हो। तो यहाँ पर सहभोजिता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक जो टेबल है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि इसका आंसर आप दे सको। कोई भी क्वेश्चन आ गया इस तरह का ताकि आप आंसर दे सको, तो वो टेबल में आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अंतर क्रिया एक होता है सहोपकारिता। ठीक है, इसमें एक जाति को तो क्या होता है, फायदा, दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ पर प्लस प्लस का क्या मतलब है, फायदा। ठीक है, इधर देख लो आप, जीरो का मतलब है कोई प्रभाव नहीं, प्लस का मतलब है सकारात्मक प्रभाव और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पर जहां पर सहोपकारिता आ जाती है तो दोनों जाति को फायदा होता है। ठीक है, अब सहभोजिता, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये होता है। अब एक होता है परजीविता, तो ऐसे में ए के लिए लाभकारी तो होगा, ठीक है, तथा बी के लिए हानिकारक होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा आपके खुद पे, एक होता है जो लीक होती है, जो जुएं होती है, वो भी एक प्रकार से परजीवी का उदाहरण है, क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है बट हमको तो नुकसान हो रहा है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें एक को तो फायदा होता है बट दूसरे को नुकसान होता है, उसको परजीविता बोल देते हैं। परभक्षण एक के लिए तो लाभकारी है, ठीक है, और तथा बी को अवरोध यहाँ पर कशे करना है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। यहाँ पर यूज होगा प्रभक्षी और भक्षण। ठीक है, प्रतियोगिता, तो यहाँ पर कंपटीशन का मामला हो गया तो दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन अगर आ जाए, बनेंगे और क्वेश्चन तो, ठीक है, ताकि आप 1-2 नंबर तो वहां से ले सको। तो ये टेबल याद रख लेना। चलिए, यहाँ पर जो सहभोजिता थी, ए को बेनिफिट था, तो यहां से वो क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं। उस मोलस्क का नाम बताइए जिसमें मसीकोस होता है। नेम द म्यूकस विच हैज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंकसेक। तो यहां पर ऑप्शन है डेविल फिश, कटल फिश, या फिर फेरल ऑस्टर, या फिर मसल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, तभी तो मैं आपसे बोलता हूं कि एनसीईआरटी की थ्योरी को थोड़ा सा देख लिया करो। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन।
ठीक है ना। कई बार वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, कई बार आपसे सन पूछ लिया, कई बार ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो उस मोलस्क का नाम बताइए जिसमें मसीकोस होता है। तो सिंपल, हमने तो पढ़ रखा है एनसीईआरटी, तो हमको तो पता है। आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, फिर हम चेक करेंगे। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑप्शन 2, कटल फिश। देखी होगी आपने कटल फिश। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरह की होती है आपकी कटल फिश, इस तरह का मुंह होता है उनका, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कटल फिश हो गया। अगर आपने भी यही चूज किया था तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। अगर आपने कोई दूसरा सोचा था तो 0 नंबर अपने आप को दे सकते हो। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि आपके जो बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें मेंढक वाला, मेंढक के बारे में पढ़ लेना, कॉकरोच के बारे में पढ़ लेना, घड़ियाल के बारे में पढ़ लेना, केचुए के बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा 100%। तो देखो, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय पृष्ठीय पक्ष पर होता है, यानी कि डोर्सल साइड पे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज इट हेड ऑफ द डोर्सल साइड। बता किसका होता है, मछली का होता है क्या, मेंढक का होता है क्या, बंदर का होता है क्या, तिलचट्टे का होता है क्या। अगर आपने पढ़ा होगा मछली के बारे में, मेंढक के बारे में, तिलचट्टे के बारे में, तो आसानी से आप इसको कर सकोगे, क्योंकि मैंने तो पहले बोल रखा है एनसीईआरटी के बारे में। तो यहां पर मेंढक की संरचना मैंने आपको कल ही दिखाई थी। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। आई होप आपने 1 ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉकरोच, ठीक है ना। तिल चट्टा हो जाएगा। इसका जो हेड है वो डोर्सल साइड पे होता है। और ये ऑप्शन इसीलिए टिक लगाया क्योंकि हमको तो पता था उसकी स्ट्रक्चर, संरचना। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार की संरचना होती है। बेकाऊ जी, यहाँ पर मछली का जो हेड है वो अंदर होता है, आपने देखा होगा। बंदर का भी अंदर ही होता है, अपने यहाँ होता है ना सीने पे, उनका भी इसी तरीके से होता है हृदय। और मेंढक का भी सेम वही कंडीशन होती है जो इंसान में होता है, कुछ इसी तरीके से एडजस्ट किया होता है। बट तिल चट्टे में जो हेड है वो डोर्सल साइड पे होता है, पृष्ठीय पक्ष पर होता है। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर तिल चट्टा हुआ। बाकी ये 3 ऑप्शन यहाँ पर नहीं आए। तो ऐसी क्वेश्चन आपको सोल्व करना होता है। सो मैं आपसे यही कहूंगा, तिल चट्टे का, कॉकरोच का, बाण का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, बाहर का जो स्ट्रक्चर आप बोलते, बाह्य स्ट्रक्चर आप बोलते हुए आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये हृदय इसका अंदर वाला, तो ये पूरा डोर्सल सतह पर रहने वाला है। कॉकरोच का डोर्सल सतह पर है हृदय। ये अंदर की संरचना है कॉकरोच की। और ये है मछली की संरचना। तो मछली में भी देख लो, अंदर ही रहता है, डोर्सल पर नहीं होता है। तभी मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजी में आपने डायग्राम भी याद रख लिए तो आपका काम बन गया समझो, ठीक है। तो ये डोर्सल पे आप देख सकते हो। क्लियर? ओके, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, तिलचट्टा। अगर आपने भी यही टिक लगाया था पहले तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो आप, अदरवाइज 0। और आपके मुकेश सर तो देखो इतना अच्छा आपको समझाएंगे, सीधा दिमाग में घुसेगा, सीधा ब्रेन में आपके जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके मुकेश सर ने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट है उनको भी फ्री में पढ़ाया जाए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। और एमकेएस एकेडमी ऐप पर भी फ्री पढ़ाएंगे, फ्री लाइव क्लास लेंगे आपकी। सिंपल सी बात है। देखो पढ़ाई का कोई मोल नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी हम करवाएंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, श्लेष्मा, ग्रीवा कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं और अम्लजन कोशिकाएं, ये किसके इससे है स्टूडेंट बताओ। म्यूकिस नेक सेल, चैप सेल यानी कि मुख्य सेल, ठीक है, एंड ऑक्जेंटिक सेल, ये किसके कंपाउंड है। ग्रंथियां तो आपने पढ़ी होगी ना, मैंने आपको पढ़ाया भी था ग्रंथियों के बारे में कि इंसान में जितनी भी ग्रंथियां हैं ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी आपको पता होना चाहिए। पीयूष ग्रंथि, गाइड आपने सुना, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और वर्षण हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अग्नाशय, यकृत, सब ये ग्रंथियां रहने वाली है। और आपके लिए तो मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा जितनी भी ग्रंथियां हैं ना उसके ऊपर।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन ग्लैंड, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, यकृत कोशिकाएं। तो हमको तो पता है क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ पर पूरा इसका डायग्राम दे रखा है, तो वो डायग्राम हमें पता है, इसीलिए इसका आंसर हमें पता है। आप बताओ इसका राइट ऑप्शन पहले क्या होगा। बिल्कुल आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना, देखो श्लेष्मा कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं और अम्लजन कोशिकाएं जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड के हिस्से है, ये इसके ही पार्ट है। चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं इसका। ये जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर पाई जाती है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये भी पता रखना है कि ये किसका सिग्रेशन करती है। कमेंट में बता सकते हो किसका सिग्रेशन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये देखो आप, इस प्रकार की संरचना आपको 11th की एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर? आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपने भी यहां पर यही ऑप्शन चूज किया था, पहला वाला ऑप्शन फर्स्ट, तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो, अदरवाइज ईमानदार से 0 नंबर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्लिप डिस्क लोगों में एक बहुत ही आम समस्या है, इसका क्या मतलब है? स्लिप डिस्क इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन पीपुल, व्हाट डज इट मीन? सो इसके ऑप्शन है जानुफ्लक का विस्थापन यानी कि होता ना डिप्लेसमेंट ऑफ द कनीकैप, ब्रेक इन वर्टिब्रा, या फिर कशेरुका की डिस्क के आंतरिक हिस्सों का उभर जाना, इनर पोर्शन ऑफ द डिस्क वर्टिब्रा पोर्शन, ठीक है, या फिर सॉकेट से पादहड्डी के सिरे का फिसल जाना, स्लिपिंग ऑफ द हेड ऑफ लिम्ब बोन फ्रॉम सॉकेट। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, तुरंत इसका आंसर बताओ आप। स्लिप डिस्क लोगों में, स्लिप डिस्क जानते हो ना, बहुत सारे को हो जाती है प्रॉब्लम, जो अधिकतर बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे पूरे दिन भर काम करते हैं, उनको हो जाती है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन चूज करो आप कोई सा भी। सो देखिए स्टूडेंट, हमने तो कंकाल तंत्र पढ़ रखा है, ठीक है, इस वजह से हमको तो पता है कि अपने पीठ पर बैग में इस प्रकार आपको पता है कि कशेरुक होते हैं, ठीक है, तो कशेरुकों की डिस्क की आंतरिक हिस्से का उभर आना, जो आंतरिक हिस्से है वो उभर जाते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। उससे पहले तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता लग ही गया होगा। अगर आपने ऑप्शन 3 पे टिक लगाया ना, तो अपने आप को 1 नंबर दे लो, क्योंकि कशेरुकी की डिस्क के आंतरिक हिस्सों का उभरने के कारण ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर कैसे होता है ये, थोड़ा सा समझा दो, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये आपका पेट का हिस्सा है, ठीक है, ये इस प्रकार आपकी मेरुदंड होती है, वर्टिब्रा होती है, ठीक है, तो इसकी संरचना अगर आप यहाँ पर देखोगे, और अच्छे से मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि ये हिस्सा आपको अच्छे से दिख जाए। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये आपकी मेरुदंड है, वर्टिब्रा है, ठीक है, ये आपके रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें इस प्रकार की हड्डियां होती है, बीच बीच में इस प्रकार के डिस्क होते हैं आपके मुलायम मुलायम से। तो इस डिस्क में क्या होता है, सूजन हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सूजन हो जाती है, तो यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न होता है। और ये आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम आ रहा होता है, दिमाग से पैरों तक जाता है सप्लाई, ठीक है, इसके अंदर अंदर। अब मान लो जैसे इसमें सूजन हो गई, तो ये जो अंदर से नर्व आ रही है इस पर प्रेशर डलेगा, और नीचे का जो पूरा पक्सन है उसका लॉस हो जाएगा, यानी कि पैरों में जो जा रही है ना, फिर पैर काम करना ही बंद कर देंगे। तभी आपने देखा होगा काफी बार यहाँ पर काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, ये इस वजह से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो हमारी तंत्रिका है वो यहाँ पर दब चुकी है। ऐसे में ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। थोड़ा और मैं समझा देता हूँ डायग्राम से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार हमारे शरीर में तंत्रिकाएं फैली रहती है, ठीक है, ये दिमाग से निकल कर आ रही है, ये ब्लू कलर वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो डिस्क थी वो यहाँ पर सूजन होगा, इस वजह से नीचे का जो पूरा पैर है ये काम करना बंद कर देता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं एक्सरसाइज किया करो ताकि इस प्रकार की समस्या आपको ना हो। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है यही ऑप्शन 3 है, क्योंकि आंतरिक हिस्से का उभर जाना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा हमारे स्टूडेंट को, यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आ गया कंकाल तंत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पलवन पसलियां कौन सी है। देखो एग्जाम में भी ऐसी बहुत सारी टर्म आ सकती है जो आपको समझ में ना आए, तो आप इंग्लिश का सारा ले लेना वहां पे, क्योंकि एग्जाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आपको पलवन मान समझ में नहीं आया तो फ्लोटिंग रिब्स ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर फ्लोटिंग रिब्स। कंकाल तंत्र आपने पढ़ा होगा, और मैं ये कहना चाहूंगा वो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप ईमानदारी से इसका राइट ऑप्शन देने की कोशिश करो, क्योंकि आपने 11th में पढ़ ही लिया होगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे आप एम्स का दो एंट्रेंस एग्जाम, क्वेश्चन बनता है। चाहे आप नीट का दो, ठीक है, चाहे आप RUHS का दो, चाहे आप PNST का दो, किसी का भी एग्जाम दो आप, BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, किसी भी राज्य में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ऑप्शन है लास्ट 2 पेयर, लास्ट 4 पेयर यानी कि अंतिम 4 जोड़ियाँ, या फिर प्रथम 2 जोड़ियाँ, या फिर प्रथम 4 जोड़ियाँ। डायग्राम पता होना चाहिए बस आपको, कंकाल तंत्र वाला, रिब्स वाला। जिसको पता है वो स्टूडेंट इसको 100% सही करेगा, जिसको डायग्राम पता है। देखो हमको तो पता है तो हम तो सही करेंगे। तो देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पूछा है, तो फ्लोटिंग रिब्स में क्या होता है, कंकाल तंत्र का डायग्राम हमको पता है कि किस प्रकार यहाँ पर कनेक्टिंग होती है, किस प्रकार हड्डियां फ्री होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतिम 2 जोड़ियां, लास्ट 2 पेयर को फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पर बोला जाता है। अगर आपने भी यही चूज किया है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। चलो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ, इसका क्लियर मैं कर देता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही क्यों होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। यहाँ पर बायोलॉजी में डायग्राम जिंदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर आपके बुक में भी दे रखा है। यहाँ पर इनको तो ट्रू रिप्स बोलते हैं। अभी इनका नंबरिंग भी कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जो रिप्स होती है पहली, इनको ट्रू रिप्स बोलते हैं यानी कि वास्तव पसलियां। और इसके बाद 8 9 10 वाली को बोलते हैं फॉल्स रिप्स, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और लास्ट में जो कनेक्टेड नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है, उनको फ्लोटिंग रिप्स यहाँ पर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन यहीं से बना है। और ये बीच वाला स्टर्नम आपका होता है। थोड़ा सा और क्लियर में कर देता हूँ, जैसा कि अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। 1 से 7 तक जो पसलियां हैं उनको ट्रू रिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू रिप्स, वास्तविक पसलियां। और ये 8 से 10 3 जो हड्डियां हैं इनको फॉल्स रिप्स बोलेंगे, क्योंकि ये किस प्रकार इससे कनेक्टेड है ये 3। और बाकी 2 तो बिल्कुल फ्री है, इनको बोलते हैं जिन जो फ्री है ना उनको फ्लोटिंग रिप्स बोलेंगे। जो बिल्कुल फ्री है, किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो इनको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये किन से कनेक्टेड है? कार्टिलेज से, और बीच में आपका स्टर्नम हो गया। तो देखो डायग्राम का कमाल है, बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देखो आपके मुकेश सर तो आपको इतना समझाएंगे, बस आपके दिमाग में जाना चाहिए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर ऐसे समझ के पढ़ोगे तो। क्लियर? अब यहाँ से देखो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी यहाँ पर फ्लोटिंग रिप्स के बारे में पूछ लिया, तो अगली बार मान लो यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर वो डायग्राम हमको पता था तो हमने यहाँ पर राइट टिक लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक ज्योति क्या है, यानी कि व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट अनुवांशिक वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो ये एक टर्म है थ्योरेटिकल, और 10वीं में भी आपने देखा था। अभी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा तो आपको याद आ जाएगा। तो ये पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है। बताओ ईमानदार से कौन सा क्वेश्चन सही है।
तो चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा, आपको भी पता लग गया होगा, छोटी आबादी में संयोगवश जीन आवृत्ति में अचानक परिवर्तन। इस कंडीशन को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छोटी आबादी में संयोगवश जीन आवृत्ति में अचानक परिवर्तन। इस टर्म को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर अनुवांशिकी च्युति। चलो इसका डायग्राम दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार छोटी आबादी में जीन आवृत्ति में परिवर्तन होता है। सो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार का संरचना आपने देखा होगा, 10th की बुक में भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अचानक परिवर्तन आ रहा है और रेशियो आप देख सकते हो, तो इनको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, देखो बायोलॉजी यहाँ पर आप कर सकते हो आराम से। और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो आप पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पहले उसको देख लेते हैं। ये डायग्राम याद रख लेना जेनेटिक ड्रिफ्ट का, छोटी आबादी में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर जिन्होंने ये वाला ऑप्शन टिक लगाया अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन कॉकरोच? ऑप्शन है आपके सामने हरित ग्रंथि, मेलपीकी नलिका, या फिर क्रेटिडियम, या फिर नेफ्रेडियम वक्रक। मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जितने भी, जैसे आप मछली हो गया, उसका उत्सर्जन आपको पता होना चाहिए, अंग क्या है, मनुष्य का क्या है, ठीक है, सर्पिसर्प का क्या है, इनके उत्सर्जन अंग आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंढक का पता होना चाहिए उत्सर्जन अंग, हर एक जंतु का पता होना चाहिए आपको उत्सर्जन अंग, ठीक है ना। तो बताओ क्या होता है। और उत्सर्जित पदार्थ भी पता होना चाहिए, मनुष्य का कि क्या उत्सर्जन करता है, ऊंट का पता होना चाहिए वो क्या उत्सर्जन करता है, मछली का पता होना चाहिए वो क्या उत्सर्जित करती है, ठीक है ना। ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए, एक तो उत्सर्जन अंग और एक उत्सर्जित पदार्थ। क्लियर? तो बताओ तिलचट्टे का क्या है, तुरंत बताओ। पढ़ा होगा तिलचट्टे के बारे में आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यही कहूंगा आपसे, ईमानदारी से पढ़ाई शुरू कर दो। तिलचट्टे की, मेंढक की, ठीक है, मछली की पूछा जाता है, ऊंट के बारे में, मनुष्य के बारे में। तो हमने तो देखो पढ़ रखा है तिलचट्टे के बारे में, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा मेलपीगी नलिका। ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने भी यही मेलपीगी ट्यूबुल्स, मेलपीगी नलिका अगर आपने चूज किया है तो अपने आप को 1 नंबर दे लो, अगर नहीं किया है तो 0 नंबर दे लो, ठीक है ना। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन आप देख लीजिए, यही होगा मेलपीगी नलिका। चलो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार होती है मेलपीगी नलिका। जैसा कि आप देख पा रहे मेलपीगी ट्यूबल्स ऑफ कॉकरोच, तो इस प्रकार मेलपीगी ट्यूबल्स के द्वारा, मेलपीगी नलिका के द्वारा ये उत्सर्जन करता है और यही उत्सर्जन अंग है इसका कॉकरोच का। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में। सो ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, क्रोटी और कशेरुक स्तंभ के बीच का जोड़ का एक उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जॉइंट से रिलेटेड और कंकाल तंत्र से देखो काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। जॉइंट बिटवीन द स्कल यानी कि खोपड़ी और वर्टिब्रा, आपकी जो स्कल है और आपकी जो मेरुदंड है, इसके बीच का जो जॉइंट होता है वो किसका उदाहरण है, बताइए। पिवेट जॉइंट का, हिंज जॉइंट का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, या फिर इलिप्सॉइड जॉइंट का। मैं यही कहूंगा, एग्जामिनर ये नॉलेज चेक करना चाह रहा है यहाँ पे कि आपको जॉइंट के टाइप पता है या नहीं। तो अगर आपको पता नहीं है तो पहले आप जॉइंट के टाइप आपको पता होना चाहिए। तो पहले अभी मैं बता दूंगा जितने भी जॉइंट के टाइप है ना, सब बता दूंगा, बट पहले आप ईमानदारी से अपना आंसर दो। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, आप कर लिया होगा आपने, बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जो यहाँ पर स्कल है और यहाँ पर जो वर्टिब्रा, इसके बीच वाला जो होता है ना, इसको पिवेट जॉइंट बोलते हैं, इनको धुरागर जॉइंट बोलते हैं, इसको पिवेट जॉइंट आप बोल सकते हो।
तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा, पिवेट जॉइंट। अगर आपने भी यही किया है ना तो 1 नंबर दे लो अपने आप को। तो इसका धुरागर जोड़, ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा डायग्राम हमको भी बता दो ना, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम भी कर देंगे। तो ये लीजिए डायग्राम हम आपको दिखा देते, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर जोड़ से संबंधित आ जाए तो आप कर दो। और आपके मुकेश सर तो आपके साथ है, आपके MK सर आपके साथ है, निःशुल्क तैयारी करवाएंगे आपकी, और एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर आप ही होंगे, पक्का लिख के रख लो आप केवल ये डायग्राम याद रख लो, देख लो खुद आप। ये खोपड़ी है, स्कल है, और ये क्या है, वर्टिब्रा नीचे आ रही है, ठीक है। इसके बीच का जो जॉइंट है इसको पिवेट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो कंधा होता है, यहाँ का जो जॉइंट होता है ना, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर कंधे वाले को। और जो आपको पता है यहाँ पर जो होता है कनी में, ठीक है, एल्बो में, तो इसको क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट, जो दरवाजे की तरह ओपन होता है एक ही तरह, ठीक है, हिंज जॉइंट। और आपको पता होगा कि हमारी जो गर्दन होती है वहाँ पर किस तरह के होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लिडिंग जॉइंट, ठीक है, जो इस प्रकार के होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर खिसक सकते हैं, तभी तो हम गर्दन को हिला सकते हैं। और यहाँ पर देख लो जो हमारे अंगूठे के यहाँ पर होता है उसको सैडल जॉइंट, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और आपने देखा होगा जो हमारी रेडियो अल्नाएं और यहाँ पर अंगुलास्ते हैं, इसके बीच का जो है उनको कॉर्डियोइड जॉइंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीन का शॉट ले सकते हो, यहाँ पर भी आप देख लो, खुद देख लो आप। नंबर 1 पाइवेट जॉइंट, नंबर 2 हिंज जॉइंट, ये नीचे दे रखा है सबका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम आपके लिए, और डायग्राम से आप काम बन जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे तो आप टॉपर भी आ सकते हो डायग्राम से, क्योंकि आप सभी को पता है रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने तो देखो बेसिक से ही करके एंट्रेंस एग्जाम में टॉप आ गए थे, सिंपल सी बात है। तो आप क्यों नहीं आ सकते बताओ, जब हम आ सकते बहुत ही बेसिक पढ़ के, तो आप क्यों नहीं आ सकते। नीट का भी हमने तो एग्जाम बेसिक से पढ़ के ही दिया था, हमने कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं की थी, सेल्फ स्टडी और खुद पर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जॉइंटों के टाइप आपको पता होना चाहिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार इससे, कभी इससे, तो कभी इससे, तो कभी इससे, तो कभी इससे, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। और आप फोकट में टेंशन लेते हो सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन आपका, पहले ये बताओ क्यों नहीं होगा। आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको कम से कम ये तो पता है ना कि टाइप क्या है, बस यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए बस। अब देखो आपको बेसिक ही पता नहीं होगा तो फिर देखो ऐसे में तो बहुत प्रॉब्लम है। बेसिक तो आप कर ही सकते हो, ये बच्चों वाले, जैसे बच्चे को पता हो जाए बहुत सारे जॉइंटों को, तो आप भी कर सकते हो। सो हमको डायग्राम पता था तो हमने इसका आंसर कर दिया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना हमसे तो हम तो कर देंगे, क्योंकि हमको डायग्राम पता है। ये भी कर देंगे हम, ये वाला भी पूछ लेगा तो भी कर देंगे, ये वाला पूछ लेगा तो भी कर देंगे। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो हमारा, तो इस तरीके से आपका तैयारी होना चाहिए। देखो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत ही ना हो आपको। निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब ये तो सबको आना चाहिए। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। आप सबको पता होगा कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका है, इसका एक जीवन काल होता है, कितना होता है पता है आपको। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आरबीसी का जीवन काल पता होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी का भी होना चाहिए, और प्लेटलेट्स का भी होना चाहिए, और इनकी अमाउंट भी पता होना चाहिए आपको कि कितनी अमाउंट होती है। हमने तो पढ़ा रखा है सब कुछ, और आपके बुक में भी दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्प्लीन, प्लीहा। अगर आपने भी यही किया तो अपने आप को 1 नंबर दे लो, वेरी गुड। अगर किसी ने किसी और पर टिक लगाया तो 0 नंबर दे लो। अगर आपने स्प्लीन किया है, प्लीहा पे किया है, तो राइट ऑप्शन है, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान यही है, जो नष्ट होती है आरबीसी वो यहीं पर होती है। अब एक क्वेश्चन यूं आता है कि ब्लड बैंक से रिलेटेड, उल्टा आता है इसका, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका स्प्लीन हो जाएगा। सिलेक्शन तो पक्का है आपका, अगर एक क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ना
तो 100% सिलेक्शन है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड, यानी कि अरीय सममिति किसमें पाई जाती है? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ रखी है आपने, अरीय सममिति, द्विपार्श्व सममिति। तो यहां पर ऑप्शन है केचुआ, जेलीफिश, घोंगा, सिल्वरफिश। तुरंत बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल आपने वन ऑप्शन यहां पर चूज कर लिया होगा। देखो यहां पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जेलीफिश आपने देखी होगी कुछ इस तरीके की होती है, हमको तो पता है ना पूरा डायग्राम, डायग्राम जिंदाबाद। बायोलॉजी में डायग्राम पता होना चाहिए। देखो हमारा जो दिमाग है वो डायग्राम को ज्यादा याद रखता है। हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जो फोटो होता है, जो इमेज होता है ना, उसको जल्दी कैप्चर करता है कंपेयर टू लिखित। तो डायग्राम याद रखा करो। देखो हम तो डायग्राम से ही याद रखते थे, तो आप भी डायग्राम से याद रखा करो। तो हमने जेलीफिश का डायग्राम पता है, तो इसलिए हमने इसका राइट ऑप्शन कर दिया। और देख लेते हैं इसका क्या ऑप्शन है। तो देखो आंसर भी यही है, जेलीफिश, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होता है सोल्व। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ पर पढ़ा था? तो मैं दिखा दूं ना, 11वीं की बुक में पढ़ा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे आपके बायोलॉजी की बुक, प्राणी जगत वाला चैप्टर, ठीक है। और ये रहा आपका, खुलते आ जाएगा ये समितियां, ये रही आपकी अरीय समिति, और ये रही दूसरी आपकी द्विपार्श्व समिति। तो क्वेश्चन तो यहीं से तो बनते हैं। मैंने बोला ना एनसीईआरटी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहो। तो यहाँ पर अरीय समिति क्या होती है ये पूछने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, खुद लिखा हुआ है यहाँ पर कि अरीय समिति किसको कहते हैं कि शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। यानी कि जब किसी भी केंद्र ये अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दिए, उसको अरीय समिति बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर द्विपार्श्व, तो एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को दो समरूप भागों में बांट देती है, तो उसको द्विपार्श्व, जैसे ये रहा। और अरीय किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजर जाए, ठीक है। तो बस यहां पर आपका काम बन गया, और क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। एग्जाम्पल भी देख लो अरीय समिति के, कुछ एग्जाम्पल यहां पर। क्लियर? इसीलिए इसीलिए इसका जो आंसर है वो जेलीफिश यहां पर रहने वाला है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर जेलीफिश का फोटो भी दिखा दो, जेलीफिश क्या होती है, हमने कभी देखी नहीं। तो चलिए मुकेश सर आपके तो पूरा डाउट क्लियर करेंगे, जेलीफिश दिखा देता हूं आपको। तो ये लीजिए, ये है जेलीफिश, ठीक है। अब ऐसे कटिंग करो, सेम कवर हो जाएगा। रेशमिति पाई जाती है इसमें, देख लो अब आप। तो मुकेश सर तो आपके साथ है ना, क्यों टेंशन लेते हो आप? जब मुकेश सर आपके साथ है तो एंट्रेंस एग्जाम की टेंशन की छोड़ो बात। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए डायग्राम। क्लियर? अगर आपने भी पहले इसका ऑप्शन यही चूज किया था तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यहां से तो 101% क्वेश्चन हमेशा बनता है। मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन से 101% मुकेश सर की गारंटी है। हमेशा क्वेश्चन बनता है यहां से, लिख के रख लो कि सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन मेल, यानी कि पुरुष में शल्य नसबंदी को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया जाता है, कुछ होना नहीं है यहाँ पर। अगर मेल की पता है तो फीमेल की भी याद रख लेना साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन दे रखे, वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टोमी, या फिर हिस्टेक्टोमी, या फिर ऑटोटोमी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तुरंत बताओ आप ईमानदारी से। पुरुष में शल्य नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए पढ़ा होगा आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है, कि जैसे ये मनुष्य यानी कि जो मेल है उसमें जो शुक्रवाहिनियां होती हैं उनको काट दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, ताकि जो वीर्य है, शुक्राणु है, वो अंडाशय तक ना पहुंच पाए, ठीक है, स्त्रियों के। तो ऐसे में उनको कट कर दिया जाता है यहाँ से, उनको बोलते हैं वेसेक्टोमी। और स्त्रियों में टूबेक्टोमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेसेक्टोमी। ये देखिए वेसेक्टोमी, शुक्रवाहिनी कटिंग। अगर आपने भी सही लगाया ये वाला तो अपने आप को 1 नंबर दे लो। अगर यहाँ पर पुरुष की जगह अगर महिला होती, महिला शल्य नसबंदी, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होता? फिर टूबेक्टोमी हमारा राइट ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पर महिला होती पुरुष की जगह। बट यहाँ पर पुरुष है तो यहाँ पर टूबेक्टोमी।
यहाँ पर सॉरी वेसेक्टोमी, ठीक है। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। और क्लियर कर देता हूँ, और इनके दोनों डायग्राम आपको पता होना ही चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये तो है वर्षण यानी कि टेस्टिस, ठीक है। आपको पता है कि पुरुष में 2 वर्षण होते हैं, ठीक है, वर्षण, जबकि वर्षण कोष एक में ये कनेक्ट होते हैं और बाहर की ओर होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, इस वजह से। तो ऐसे में इनकी शुक्रवाहिनी को कट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है, कट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जो शुक्राणु आएंगे वर्षण से, टेस्टिस से, एपिडिडाइमिस से, तो ये यहाँ रुक जाएंगे, वो फिर इधर नहीं जा पाएंगे, रास्ता बंद है, फिर आगे रास्ता बंद है। तो ऐसे में अब यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में पुरुष जो लेडीज होती है, गर्ल्स होती है, उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, क्योंकि स्पर्म जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इसको ट्यूबेक्टोमी सॉरी वेसेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी मत बोलना, ट्यूबेक्टोमी तो स्त्रियों में होता है। ये देखिए वेसेक्टोमी, क्योंकि वासा डिफरेंशिया को कट किया जा रहा है, ठीक है, वासा डिफरेंशिया को, तो वेसेक्टोमी सिंपल। ये डायग्राम याद रख लेना पूरा का पूरा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। कई बार तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु का मार्ग क्रम से बताइए, तो ऐसे में आपको पूरा इसका इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में ये सारा आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो वर्षण में आते हैं, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर शुक्रवाहिनी में, फिर यहाँ पर शुक्राशय में, फिर यहाँ शिशन में, ऐसा आपको मार्ग पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। अब आप बोलेंगे सर अगर आपने यहाँ पर मेल का दिखा दिया तो फीमेल का भी दिखा दो साथ में, तो चलिए दिखा देते हैं। ये होता है ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि इसमें फ्लोइंग ट्यूब को कट कर दिया, ठीक है, ये ट्यूबेक्टोमी। और यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको डायग्राम, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ये ओवरी होता है, ये फ्लोइंग ट्यूब होता है, यहाँ पर ये यूट्रस, गर्भाशय, सर्विक्स, वैजाइना। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि निषेचन कहाँ पर होता है, बताओ कहाँ पर होता है। निषेचन होता है फ्लोइंग ट्यूब में, बट यहाँ पर भी कौन सी जगह पर होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना आप, इस जगह पर इस्थमस। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो यू भी बन सकता है कि ये जो यूट्रस है इसमें कितनी लेयर होती है, उनके नाम बताओ। तो ये तो सबको पता है कि 3 लेयर होती है, बट कौन कौन सी होती है, अंदर ही अंदर वाली कौन सी लेयर होती है, सिंपल एंडोमेट्रियम। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो यही कहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, स्त्रियों के जो यहाँ पर प्रजनन अंग है वो इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि बाहर के और भीतर के दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ये तो भीतर के दे रखे, और बाहर के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉन्स प्यूबिक, ऊपरी ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्लाइटोरिस, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। लेबिया, माइनोरा और मेजोरा, ये जो बाहर का हिस्सा है ये मेजोरा है, और अंदर वाला माइनोरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूरेथ्रल ओरिपिस ऊपर होता है, और वेजाना ओरिपिस, 2 यहाँ पर छिद्र होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रल और वेजाइनल। तो ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए फीमेल जेनाइटल का, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखो आपके मुकेश सर तो आपके साथ है, पूरा हेल्प आपको करेंगे। जिन्होंने इस पर टिक लगाया था 1 नंबर दे लो अपने आप को। अगला क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना ताकि इस प्रकार की मेहनत हम आपके लिए करते रहे। दंत विन्यास का वह प्रकार जिसमें दांत जबड़े के सॉकेट में, बहुत ही तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ डेंटिशन इज विच टीथ आर द सॉकेट ऑफ द जॉ, एकोडंट या फिर सिकदंत या फिर ग्रभदंत या फिर थीकोडंट, बताइए क्या होगा। जबड़े के सॉकेट में है, दांत जब जबड़े के सॉकेट में होते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं थीकोडेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, थीकोडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन थीकोडेंट हो गया। अगर आपने भी यही चूज किया था तो 1 नंबर दे लो। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए, तो चलो कर देते हैं हम। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार का आपका जबड़ा होता है, उसमें दांत होते हैं, ठीक है। थीकोडेंट यानी कि ये है जाव बोन, और इसमें सॉकेट, ये देखो सिंपल सा है, सॉकेट यानी कि
जबड़े में एडजस्ट हो रहे, तो इसको थिकोडेंट आप बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर ये इनका टाइप भी आपको पता होना चाहिए, सॉकेट ऑफ द जाओ। तो इस प्रकार ये एडजस्ट होते, तो और इनके टाइप भी पता होना चाहिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रेमोलर, मोलर। क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाता है। और ये देखो हमारे जो ये दांत होते हैं इनको बोलते हैं इंसिजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसिजर। और इनको बोलते हम कैनाइन, और इनको बोलते हम प्रेमोलर, और इनको बोलते मोलर। जिनको देखो हर एरिया में अलग अलग बोलते होंगे, हिंदी में जो भी आपकी लैंग्वेज हो, किसको दाढ़ बोलते हैं, बट इंग्लिश में तो सेम ये रहेगा क्रम। तो ये क्रम भी याद रख लेना। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दंत सूत्र भी याद रख लेना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप दंत सूत्र, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये लो दंत सूत्र। दंत सूत्र याद रखना गाइज, पूछा जाता है डेंटल फॉर्मूला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक ही क्वेश्चन से देख लो, मैंने 3-4 क्वेश्चन आपके रेडी कर दिए आपके मुकेश सर ने। क्लियर? ओके, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन थिकोडेंट यहाँ पर हो गया, क्योंकि जबड़े के सॉकेट में दांत है। ठीक है, अगला। और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सिलेक्शन तो आपका 100% है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो अभी से सिलेक्शन समझ लो आप। तो सभी मछलियों में वाताशय का इस्तेमाल के लिए होता है। एयर ब्लैडर इन द फिश इन यूज, सामान्य श्वसन, भंडारण, उत्प्लावन नियंत्रण, या फिर वसा का जमाव। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, थ्योरेटिकल यानी कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इसको कर सकते हो। तो देखो एयर ब्लैडर जो होते हैं ना, आलपिस यूज किसमें करती है? उत्प्लावन नियंत्रण के लिए करती है। रेगुलेटिंग वैलेंसी, उत्प्लावन नियंत्रण। अगर आपने भी यही किया था तो अपने आप को 1 नंबर दे लो, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्प्लावन नियंत्रण। तो सभी मछलियां अपने एयर ब्लैडर का यूज इसी में ही करती है। अगला क्वेश्चन है, और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन मिलते रहे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस इन कंडीशन, किस कंडीशन में होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस? गर्भ रक्ताणु, आपने देखा होगा, जानते हो ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस। जब एक शिशु का जन्म तो नॉर्मल हो जाता है, जबकि दूसरे की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है वो तो आपको पता ही होगा। जब कोई भी गर्ल्स जिसका ब्लड यहाँ पर आप मान सकते हो नेगेटिव है, ठीक है, और वो प्लस पॉजिटिव वाले बॉयज से प्रेगनेंसी अचीव कर लेती है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है गाइज। तो यहाँ पर कब होती है ऐसी कंडीशन बताओ? माता RH पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप देने की कोशिश करना और अपने आप को मार्किंग करते जाना। क्या माता RH पॉजिटिव है और गर्भ नेगेटिव है तब, या फिर माता RH नेगेटिव है और गर्भ पॉजिटिव है तब, या फिर माता और गर्भ दोनों ही नेगेटिव है और पिता पॉजिटिव है, या फिर माता पॉजिटिव है और पिता नेगेटिव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो आंसर इसका। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, और जिसको आंसर आ गया समझो वो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर होगा। लिख के रख लो आप, इसका आंसर जिसको आ गया वो टॉपर ही होगा। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर? वीडियो को पॉज करके भी निर्णय ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। इसका राइट ऑप्शन आई होप आपने चूज कर लिया होगा। देखो इसका राइट ऑप्शन होगा माता नेगेटिव है और गर्भ पॉजिटिव है। इस कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है। ठीक है, माता का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव होता है और गर्भ RH पॉजिटिव होता है, तब ये डेवलप होती है। चलो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर भी यही है कि माता नेगेटिव हो और गर्भ पॉजिटिव हो। तो ऐसे में जो फर्स्ट बच्चा होता है उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि जिंदा रहता है वो, जबकि दूसरा जो डिलीवरी होती है उसमें मृत्यु हो जाती है बच्चे की। तो ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा कि आपके मुकेश सर तो बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाएंगे,
एमकेएस एकेडमी पे भी फ्री में तैयारी करवाएंगे। अब यहाँ पर आप ईमानदारी से बताओ कितने क्वेश्चन आपने सही किए। 11 से जो 25 तक हमने क्वेश्चन यहाँ पर किए, तो कितने क्वेश्चन आपने ईमानदारी से सही किए आप बता देना। और ये जो एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन है, चलो यहाँ पर भी आपको फ्री में लाइव क्लासें मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका भी भला हो जाए और आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो जाए। एमकेएस एकेडमी बस अब निःशुल्क आपकी तैयारी करवाएगा, तो डाउनलोड कर लेना इसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एमकेएस एकेडमी ऐप का।